हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। कल हमने बेसिक्स किया था अकाउंट्स विथ एएस, सो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। सो कल हमने 12th सीबीएसई बोर्ड अकाउंट्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने कल किया था और आज हम कुछ बेसिक्स में और आगे बढ़ने वाले हैं। बिकॉज आपके बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी सम्स वगैरह नहीं कर सकते। बिकॉज मुझे आदत नहीं है कि मैं डायरेक्ट सम्स कर रहा हूँ, मैं बेसिक्स पहले क्लियर करता हूँ। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको समझ में आएगा सम्स में हो क्या रहा है एक्चुअली में। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल हमने क्या क्या किया था एक बार हम वो देख लेते हैं, फिर हम आगे क्या करना है और क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो हम देखेंगे। कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। यस एवरीवन। दूसरा हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट थे, मतलब वो सब चीजें क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, वो सब चीजें देखी थी। देन वी अंडरस्टूड वेरियस थिंग्स इन पार्टनरशिप डीड, कौन किसको क्या पे करता है, ठीक है। लाइक वी स्टडीड अबाउट आईओसी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन वी स्टडीड अबाउट सैलरी टू पार्टनर को सैलरी देंगे तो क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, किसके लिए इनकम है किसके लिए एक्सपेंस है। देन वी अंडरस्टूड अबाउट कमीशन क्यों देना है वो भी हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ड्राइंग्स के बारे में, और ड्राइंग्स कौन करता है कैसे करता है और उस पर इंटरेस्ट देना है तो कैसे करेंगे। सो दैट इज आईओडी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। सो दिस ऑल थिंग्स वी स्टडीड। और इसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपको पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को दोनों को अलग अलग समझना है। अगर आप अलग अलग समझोगे तो आपको इजी चीजें लगेंगी। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं आईओसी के लिए, मैं एक बार वापस रिवीजन के लिए करना पड़ेगा आपको कि आईओसी किसके लिए एक्सपेंस है किसके लिए इनकम है, तो कौन किसको आईओसी देता है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल कौन किसको देता है। तो कैपिटल पार्टनर्स फर्म को देते हैं, तो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर्स को देगा। तो इट इज एक्सपेंस फॉर फर्म के लिए एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लिए ये इनकम है। पार्टनर्स के लिए इट इज इनकम। देन सेम गोज फॉर सैलरी, मतलब सैलरी के लिए भी सेम होगा, कमीशन के लिए भी सेम होगा। मतलब ये तीनों चीजें कौन किसको देता है सर, पार्टनर्स को मिलता है और फर्म पे करता है। इसके लिए फर्म के लिए ये एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। ये तीनों की तीनों चीजें, मतलब वी कैन डू लाइक दिस, मतलब तीनों चीजें एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड पार्टनर्स के लिए इनकम। ओनली वन थिंग दैट इज ड्राइंग। आपको ड्राइंग्स के बारे में याद रखना है। ड्राइंग्स में क्या होता है सर, पार्टनर्स पैसा लेते हैं फर्म से उधारी, तो उसके बदले में पार्टनर्स हैज टू पे टू देम। तो इसके लिए आई विल से इट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, और फर्म के लिए इट विल बी इनकम। तो आपको ये बेसिक चीजें बेसिकली ध्यान रखनी है कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, क्योंकि इसके बेसिस पे हम पूरा चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कोई पूछेगा सर अभी ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें कुछ मेंशन है इसके बारे में, तो आपको ये सब चीजें देनी होंगी, उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट का मतलब इनके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनको देना नहीं है, कुछ भी नहीं देना है, ना आईओसी देना है, ना सैलरी का ट्रीटमेंट करना है, ना कमीशन देना है, ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ नहीं। अब कोई बच्चा पूछता है सर ये सब तो आपने चीजें बता दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर्स बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब जैसे मैंने कल बताया था ए और बी पार्टनर से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया होता है। एग्रीमेंट नहीं बनाया, डीड नहीं बनाया, मतलब समझ लेना इट इज साइलेंट। कुछ बनाया नहीं मतलब इट इज साइलेंट। तो अगर साइलेंट होगा तो उस केस में ये कुछ भी चीजें नहीं दी जाएंगी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं आएगा। और एक और चीज आती है सर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड में होता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और पीएसआर मतलब साइलेंट मतलब लिखा ही नहीं उसमें, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। व्हेन आई से इक्वल का मतलब क्या होता है सर, अगर दो पार्टनर है तो इट विल बी 1:1,
अगर 2 पार्टनर है तो, अगर 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है तो इट विल बी 1:1:1. अगर 4 पार्टनर है तो इट विल बी 1:1:1:1. बहुत सारे लोग रहते हैं क्या करते हैं, जैसे ये 1:1 लिखा है तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को, तो इट इज 1:1 मतलब इट इज हाफ, 1/2 एंड 1/2. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 3 पार्टनर्स, अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1:1:1 मतलब आपको लिखना पड़ेगा 1/3 1/3 1/3, मतलब इनका हिस्सा कितना मिलेगा, 1/3 1/3 1/3. और अगर 4 पार्टनर्स तो इट विल बी 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, मतलब सारे पार्टनर्स को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. अच्छा, इसको करने का कैसे सर, ये देखो एकदम सिंपल है. आपको क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, उसको डिनोमिनेटर में लिखना है. दोनों को प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर में लिखना है, और ऊपर जो है वो 1 1 तो है ही. अच्छा, यहां पे कितने नंबर्स है, 3 है, 1 2 3, 1:1:2 तो नीचे कितना आ गया 3, 1:1:1 तो नीचे कितना आ गया 4. मैं ये इतनी बेसिक चीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है, ठीक है, कि ये लिखना कैसे. सो दिस इज, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेना पड़ेगा. और इक्वल में भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2 पार्टनर हो गए तो इक्वल मतलब 1:1 दैट इज हाफ हाफ. अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1 दैट इज 1/3 1/3 1/3 एंड 1:1:1 मतलब 4 पार्टनर है तो इट विल बी 1/4 1/4 1/4 1/4. दिस इज द बेसिक थिंग जो बच्चों को नहीं आती है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ठीक है, जो जिनको ये पता है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को. तो बेसिकली दिस इज द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप जब ये चैप्टर को आगे बढ़ाते हो. तो नाउ कोई पूछेगा सर ये सब चीजें ठीक है, अच्छी लग रही हैं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ रेशियो लिखा है तो क्या करोगे, तो जो रेशियो लिखा है वो ले लोगे. अभी जैसे मैंने बोला पार्टनरशिप डीड में आपका PSR लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 लिखा है. सो ये रेशियो आपको लेना पड़ेगा. कुछ लिखा है तो वो लेना पड़ेगा, नहीं लिखा है तो आपको 1:1:1 लेना पड़ेगा अगर 3 पार्टनर्स है. तो इसको कैसे लिखेंगे अभी वापस, इट विल बी, ये सबका प्लस करना पड़ेगा अपने को. सो इट विल बी 2/4 1/4 एंड 1/4. तो दिस विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. नाउ अगर मैं बात करूं सर इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या कवर होता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आगे चीजें बता रहा हूं. ये तो बेसिक्स मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक क्वेश्चंस टू बी फॉर्म्ड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो सबसे पहली बात क्वेश्चंस आएंगे, इट विल बी कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कैलकुलेशंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स. यानी आपको IOC कैलकुलेट करने सीखना पड़ेगा, सैलरी कैलकुलेट करने सीखना पड़ेगा, कमीशन कैलकुलेट करने सीखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट सीखना पड़ेगा. सो कैलकुलेशन ऑफ बेसिकली IOD, that is interest on drawings, then we have IOC, interest on capital, उसके बाद कमीशन और सैलरी, मतलब कमीशन एंड सैलरी, मतलब ये सब का कैलकुलेशन आपको सीखना होगा इस चैप्टर में. सबसे पहला बेसिक, अगर आपको ये नहीं आता है तो आगे चैप्टर में बढ़ना मुश्किल है. तो इसीलिए इस पे ग्रिप होना चाहिए. जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, घर पे भी प्रिपेयर कर रहे हो या किसी क्लासेस में भी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो अगर आपको इस चैप्टर पे ग्रिप लाना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे, तो आपको ये जो कैलकुलेशन है IOD, IOC, कमीशन, सैलरी, इस पे बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए. अगर आपका अच्छा ग्रिप है तो आगे के सम्स जो होंगे वो आपको ईजी लगेंगे. तो सबसे पहले बच्चे लोग कैलकुलेशन इनका सीखो आप. अगर आप इस चैप्टर को शुरू करना चाहते हो तो क्या कैलकुलेशन सीखना है, IOD, IOC, कमीशन, सैलरी. IOD is interest on drawing, IOC is interest on capital, commission and salary. तो ये कैलकुलेशंस अगर आपको आते हैं तो आप चैप्टर को इजीली सीख सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे पूरा चैप्टर है. द सेकेंड थिंग यू नीड टू लर्न, अगर मतलब दूसरे जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में वो कैसे आएंगे सर, इट विल बी बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को आएगा. P&L एप्रो जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको सीखना होगा. फिर इसके बाद आपको आना चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन के बाद में पार्टनर्स का अकाउंट भी आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट भी बनाना आना चाहिए, मतलब वो सीखेंगे हम इसमें. पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट इस चैप्टर में पूछा जाता है. फिर
उसके बाद हमारे पास इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स भी टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में कवर होते हैं। उसके बाद देन वी हैव गारंटीड प्रॉफिट का सम, जीपी, दैट इज गारंटीड प्रॉफिट, यानी अगर किसी पार्टनर को गारंटी दिया कुछ प्रॉफिट्स का, वो सब कॉन्सेप्ट होगा। इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और आपको आई मेक यू श्योर कि एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं कभी कभी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन से वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आपको डीप में वीडियो चाहिए, तो आई कैन मेक इट एंड आई कैन शेयर इट विथ यू। ठीक है, मेरा एक ही फंडा है कि आपको अकाउंट्स में एकदम जबरदस्त कर देना है। यू शुड बी मास्टर इन अकाउंट्स। इफ यू आर मास्टर इन अकाउंट्स, बाकी के सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बिकॉज एक सब्जेक्ट में भी अगर आपको ग्रिप आ जाता है तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस आता है, मैं अकाउंट्स कर सकता हूं तो ये भी कर सकता हूं, तो इट इज नॉट अ बिग इशू। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली ये सब चीजें कवर करने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट इज आईओडी, आईओसी, कमीशन, सैलरी, देन पीएनएल अप्रोप्रिएशन का सम आएगा, देन पार्टनर्स कैपिटल करंट, देन पास एडजस्टमेंट एंड गारंटीड प्रॉफिट। इतनी चीजें अगर आपको आती हैं तो ये चैप्टर हो जाता है। मतलब आप देखिए इस चैप्टर में इतने वैरायटीज ऑफ सम्स है, मतलब अगर आप कोई भी एक पार्ट छोड़ते हो उसमें से क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको ये आना है, कौन सा पीएनएल अप्रो, ये सारे क्वेश्चंस के टाइप आने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि इसका ही एप्लीकेशन यहां पे है। मतलब अगर आपको फर्स्ट ये जो कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, आईओसी, कमीशन एंड सैलरी अगर आ गया तो ये सब इजीली आ जाएगा, डैम श्योर। मतलब आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बस ये कैलकुलेशन अच्छे से सीखने होंगे आपको। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, आईओसी, कमीशन, सैलरी ये एकदम ऐसा होना चाहिए कि नींद में उठा के पूछेगा ना कि सर सैलरी का कैलकुलेशन कैसा होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फटाक से आपको आना चाहिए। अगर वो आ गया तो ये चारों टाइप के सम खत्म। मतलब द चैप्टर इज डैम इजी। और इस चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप ये चैप्टर सबसे पहले करेंगे और बार बार आप रिवाइज करेंगे, आपको इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो नाउ वी विल अगेन गो अहेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। मतलब इन टॉपिक्स में हम आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। कुछ कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, दैट इज इफ आई टॉक अबाउट कैलकुलेशन, कौन से कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। कैलकुलेशंस आने चाहिए आपको आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए, देन इट इज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन वी हैव सैलरी, ये सब हम किसको देने वाले, पार्टनर्स को देने वाले। देन यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, आईओडी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। ये सारी चीजें आपको अगर कैलकुलेशंस आ गए, सो डेफिनेटली दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। बहुत ही इजी होगा, बहुत ही मजा आएगा आपको इस चैप्टर को करने में, क्योंकि मैंने जो बाकी के जो टाइप्स बताए थे वो पूरे इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस ऑल थिंग्स, हम एक एक करके चीजें सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, तो अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी आपको बताता हूं, तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन करवाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, अगर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स की बात करता हूं तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ये एकदम सिंपल है, ये भी एकदम सिंपल है। ये थोड़ा सा आपको आईओसी और आईओडी पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग यूज होगा उसमें, इसमें कुछ दिमाग यूज नहीं होगा, इसमें फॉर्मूला से वो आपको करना है। सपोज मैं बोलता हूं एक पार्टनर है जिसका सैलरी, पार्टनर ए है, सपोज देयर इज अ पर्सन पार्टनर ए, और उसका सैलरी उनको बोला है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है इट इज 5000 पर मंथ, इट इज 5000 पर मंथ। तो मैं बोला इसको आप और अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हो। अगर ये पार्टनर साल के स्टार्टिंग से है कंटिन्यू, तो ये 12 महीने हमारे पास काम कर रहा है, तो इसका सैलरी कितना होगा सर, सिंपल, ए सैलरी मतलब ए का सैलरी साल भर का कितना होगा सर, 5000 महीने का सैलरी है, पर मंथ है, तो इसको इंटू 12 करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये कितना हो गया साल का 60,000 सैलरी। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सैलरी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिकॉज इट इज वेरी इजी, बराबर है, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। 5000 पर मंथ बोलते हैं, इंटू 12 करो, 60,000 आ गया। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा आ सकता है कि कभी बोल सकता है कि हम लोगों ने बिजनेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया,
अगर बिजनेस हम लोग 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और ईयर एंड 31 मार्च को होता है, तो सिर्फ बच्चे लोग 6 महीने होंगे बिजनेस स्टार्ट करके, तो उसको 6 महीने का सैलरी मिलेगा। मतलब 6 महीने का सैलरी कितना होगा? इट विल बी 5000 इंटू 6, दैट इज 30,000 उसको सैलरी मिलेगा। सो आपको ध्यान ये रखना है सम में कि बिजनेस कब स्टार्ट किया है, या किसी पार्टनर को नया लिया तो कब लिया है, और उसने कितने महीने काम किया है। जितने महीने उसने काम किया है उतने महीने का आप उसको सैलरी दे दोगे। तो इसमें सैलरी में कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से कोई आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। जितने भी महीने की सैलरी होगी इंटू उतना महीना कर देने का, आपको आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज अबाउट सैलरी, वो सैलरी के लिए था। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज कमीशन। अगर हम कमीशन की बात करते हैं, तो अगर कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? देयर आर फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट कमीशन। देयर आर 2 फॉर्मूलाज। अगर आप कैलकुलेशन ऑफ कमीशन करना चाहते हो, तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास 2 फॉर्मूला है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर था उसमें भी ये फॉर्मूला था और यहां भी ये फॉर्मूला है। 2 टाइप के फॉर्मूला है आपके कमीशन निकालने के लिए। अगर आपको कमीशन निकालना है तो there are 2 formulas to calculate commission. One is if you are giving commission before charging commission, before charging such commission, यानी आप कमीशन दे रहे हो लेकिन आपने कमीशन चार्ज नहीं किया है, उसके पहले आप कमीशन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड इज बिफोर चार्जिंग कमीशन। एंड दूसरा फॉर्मूला है इट इज आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी अगर आप बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रहे हो और आफ्टर चार्जिंग, और कमीशन कभी भी याद रखने का कि आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा कि कितना रेट ऑफ कमीशन है, तो परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा। लेकिन वो जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, आपको वो डिसाइड करना होगा। अब क्या होता है बिफोर चार्जिंग, क्या होता है आफ्टर चार्जिंग? बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है आपका जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से आपने कमीशन माइनस नहीं किया है और आप उस पर कमीशन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज बिफोर चार्जिंग। और आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कमीशन भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपको कमीशन देना है, तो उसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग। और ये दोनों के लिए वी हैव फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। 2 तरीके से कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। दिस 2 हैव फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। और क्वेश्चन में देखना रहेगा आपको कि बिफोर है कि आफ्टर है। तो अगर मैं बात करता हूं पहला वाला बिफोर चार्जिंग, यानी अगर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कमीशन, दैट इज कमीशन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, दैट यू हैव टू डू, यू विल गेट द कमीशन। और कमीशन जैसे कि मैंने बताया कौन किसको देता है आपको पता है, कमीशन इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स। ये कौन किसको देता है? फर्म देता है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए इनकम और फर्म के लिए एक्सपेंस, ये बराबर हर बार आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद रखोगे तो आगे के सम्स इजी रहेंगे। देन द नेक्स्ट इज, दूसरा वाला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी आपको कमीशन निकालना है लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो अगर आफ्टर चार्जिंग अगर आप निकालना चाहते हो तो कमीशन का फॉर्मूला इज लाइक दिस, नेट प्रॉफिट वैसा का वैसे ही रहेगा। नाउ यहां पे आरओसी भी वैसे रहेगा, लेकिन नीचे सिर्फ चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 100 प्लस आरओसी। यानी ये जो आरओसी था उसको नीचे 100 से प्लस कर देने का, तो आपको आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला मिल गया। मतलब कुछ नया नहीं है, यहाँ पे आरओसी अपॉन 100 है, यहाँ पे आरओसी अपॉन 100 प्लस आरओसी है। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे कमीशन 10% है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा इंटू 10%, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा? अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया इंटू आरओसी यानी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 मतलब 110, मतलब इट विल बी लाइक नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110। यानी आपको इस तरीके से कमीशन मिल जाएगा अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग है तो। सो आई होप ये फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर है, बिकॉज आपको ये फॉर्मूला आएगा तो जब आप कमीशन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली आएगा। सो बेसिकली बिफोर चार्जिंग कैसे निकालते हैं? कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू आरओसी अपॉन 100, एंड अगर आफ्टर चार्जिंग है क्वेश्चन तो नेट प्रॉफिट इंटू आरओसी अपॉन 100 प्लस आरओसी, दैट इज अगर मैं 10% बोलता हूं तो इट इज 10 अपॉन 110, अगर मैं 5% बोलता हूं तो इट इज 5 अपॉन 105, अगर मैं 20% बोलता हूं तो 20 अपॉन 120। ये अगर आफ्टर चार्जिंग है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो नॉर्मल परसेंटेज कैसे निकालते हैं वैसे निकालना है आपको। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन इज वेरी क्लियर।
और जब हम सम करेंगे तो और डीप में आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। वो मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तो ही बाकी सब चीजें आएंगी। सो वी हैव कंप्लीटेड विथ सैलरी, वी हैव कंप्लीटेड विथ कमीशन। नाउ वी आर गोइंग टू टच IOD, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने से पहले बहुत चीजें क्लियर करनी होंगी कि भाई कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। तो कैसे करना है देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत ही ध्यान से सब लोग देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज करता हूं, कभी कभी फुल फॉर्म भी यूज करता हूं, तो उसके लिए घबराने का नहीं। सो इट इज IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ड्राइंग्स क्या होता है। सर ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। मैंने कल भी बोला था आपको, दो लोग हैं हमारे पास, एक है पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म है, और ये पार्टनर्स हैं। सपोज मैंने कल बोला था A एंड B, दो पार्टनर्स हैं आपके, ठीक है, दोनों अलग अलग लोग हैं। मैंने पहले भी बोला था आपको, आज भी बोल रहा हूं, यू हैव टू ट्रीट टू डिफरेंट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या होता है, जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म से ले लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। लेकिन जैसे ही पार्टनर्स ने फर्म से पैसा लिया तो फर्म बोलेगा, देख तूने मेरे से उधारी लिया, तू मुझे ब्याज दे। मतलब पार्टनर्स को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD। इसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, आप सिंपल चीज लॉजिक से, कौन किसको इंटरेस्ट दे रहा है, कौन किसको इंटरेस्ट दे रहा है? सर पार्टनर्स पैसा ले रहे हैं और उसके बदले ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज कौन किसको दे रहा है? सर पार्टनर्स दे रहे हैं फर्म को। अगर पार्टनर्स दे रहे तो पार्टनर्स के लिए IOD हो गया एक्सपेंस। ध्यान रखना, पार्टनर्स के लिए IOD हो गया एक्सपेंस, और फर्म को पैसा मिल रहा है तो ये बहुत खुश है, मतलब वेरी हैप्पी। सो बहुत हैप्पी है, मतलब इसको इनकम आ रही है, मतलब IOD फर्म के लिए क्या हो गया सर, इनकम। तो ये आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वी फर्दर गो ऑन टू दिस कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने का, क्या करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना आपको पार्टनरशिप डीड में दिया उतना देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं है। मतलब पार्टनर्स विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कुछ नहीं लिखा है तो। नाउ अगर हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कैलकुलेशन की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम ध्यान से देखेंगे। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल लर्निंग दिस, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूं, रट्टा मारते हैं और रट्टा मार के भूल जाते हैं कि कैसे किया, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। सपोज अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अभी एक पार्टनर है, सपोज मिस्टर ए एक पार्टनर है, वो हर महीने एवरी मंथ क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज बिजनेस में से यानी फर्म में से निकाल रहा है पर मंथ। एवरी मंथ 10,000 रुपीज इज विड्रॉइंग, और इसको ना 10,000 रुपए पैसे जरूरत क्यों पड़ते, कल मैंने बताया था कि हर पार्टनर को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पार्टनर ने पैसा बिजनेस में लगा दिया है, ठीक है सर, पैसा लग गया, लेकिन उसको जो प्रॉफिट होने वाला है वो ईयर एंड में मिलने वाला है। अगर वो ईयर एंड में मिलेगा तो ये जो अब उसका घर का खर्चा कहां से चलेगा, तो वो घर के खर्चे के लिए वो हर महीने बिजनेस में से पैसा निकालता है। वो पैसा वो कभी भी निकाल सकता है, आइदर ही कैन टेक इट ऑन फर्स्ट ऑफ मंथ, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में ले सकता है। फर्स्ट ऑफ मंथ में बोलूंगा तो मतलब स्टार्टिंग में ले सकता है। क्यों स्टार्टिंग में सर, कुछ देखो, ये हम लोग जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इंडिया के हर एक कोने में एप्लीकेबल है, हर एक कोने के लिए पढ़ रहे हैं, हर जगह पार्टनरशिप फॉर्म है। तो कहीं कोई एरिया में ऐसा होता है कि जो खर्चे आते हैं पार्टनर्स को वो महीने के स्टार्टिंग में आते हैं। तो अगर महीने के स्टार्टिंग में खर्चे आएंगे तो पैसा महीने के स्टार्टिंग में लगेगा। दूध का बिल, लाइट का बिल, रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, EMI आएगा, कुछ भी आएगा तो महीने के स्टार्टिंग में आ सकता है।
कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कहीं कोई कोई स्टेट में ऐसा होता है कि हर महीने के बीच में आता है, मतलब मिडल, यानी हर महीने के 15 तारीख को भरने को आएगा, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ भी पैसा निकाल सकता है। या कहीं कहीं ऐसा होता है कि ईयर मंथ के एंड में आता है, यानी मंथ के एंड यानी 30 या 31 तारीख को आता है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये पैसा जो भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा हर महीने, या तो वो स्टार्टिंग में करेगा, या तो वो मिडल में करेगा, या तो वो एंड में करेगा। इसके अलावा कोई बाइफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो 2-3 तारीख को निकालता है तो भी उसको स्टार्टिंग ही बोलेंगे, अगर वो 15, 16, 17, 18 को निकालता है तो भी मिडल ही बोलेंगे, और एंड में 28, 29, 30 तारीख को निकालता है तो भी एंड ही बोलेंगे। मतलब आपको ये समझ के चलना है कि ये 3 डेट्स पे पैसा वो निकाल सकता है। अगर वो 3 डेट्स पे पैसा निकाल सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर 3 डेट्स पे पैसा निकालेगा तो हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर वो पैसा स्टार्टिंग में निकालता है, सबसे पहले अगर वो पैसा स्टार्टिंग में निकालता है, कोई भी बंदा पार्टनरशिप फर्म में है और वो पैसा स्टार्टिंग में निकालता है हर महीने का मतलब क्या होता है? 12 महीने तक निकालेगा। सपोज तो मैं बोलता हूं इसने एवरी मंथ निकाला एट स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, एट स्टार्ट का मतलब बिगिनिंग, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला। अब हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला सर, ठीक है, कितना निकाला? हर महीने निकाला 10-10 हजार, तो कितने महीने साल में होते हैं सर? 12 महीने, तो इंटू 12, यानी टोटल उसने कितना पैसा निकाला? 1,20,000 रुपए उसने विड्रॉ किए पूरे साल में, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम टू बी चार्ज, इंटरेस्ट एट द रेट 10% टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि सर उसने 10,000 रुपए निकाला और हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला, हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाला और 12 महीने तक निकाला, यानी उसने 1,20,000 निकाला, यानी 1,20,000 पे उसको ब्याज भरना होगा। क्लियर है? कितने में भरना होगा? 1,20,000 पे पार्टनर ब्याज भरेगा, फर्म को देगा वो, तो इसके लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए इनकम। तो अगर कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, आईओडी आप ऐसे निकाल लो, आईओडी इज इक्वल्स टू, आपने कितना पैसा निकाला? हर महीने 10,000 निकाला, ओके डन, इनटू कितने महीने निकाला? 12 महीने निकाला, यानी 1,20,000 रुपया हो गया। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10%, तो 10% मतलब 10/100 हो गया, ठीक है सर। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो पैसा आपने निकाला 1,20,000, वो कितने महीने यूज किया? क्योंकि इंटरेस्ट तो महीने के हिसाब से देना होगा। आपने 1,20,000 निकाला, बराबर है, लेकिन ये कितने महीने यूज किया आपने? दैट इज द क्वेश्चन। तो बोलता है एक काम करो, आपका 10% है तो पूरे साल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, पूरे साल के लिए मतलब 12/12, 12 महीने के लिए। तो ये इंटरेस्ट कितना होगा? ये 12 मतलब 1 ही होता है, तो 12/12 मतलब 1। अब मैं इसको कट करता हूं, 2 0 इधर कट गया, 2 0 इधर कट गया, तो आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 12,000 रुपए साल के आईओडी, 12,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन एक स्टूडेंट पूछता है मुझे, सर मुझे इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये बराबर नहीं है सर, इट इज नॉट करेक्ट। मतलब बेटा कैसा करेक्ट नहीं है रे? मैं तो 10,000 × 12 किया, 10/100 किया, क्योंकि 10% है। कोई बोलेगा सर एक काम करो, इधर 1,20,000 लिखो, क्योंकि आपने 1,20,000 है, मतलब भाई वही होता है, कुछ अलग नहीं है। 10/100 क्यों? क्योंकि 10% है, परसेंटेज 10/100 लिखते। सर 12 महीने जो लिखे ना आपने, ये मुझे इधर डाउट लग रहा है, क्योंकि ना मैंने ये 1,20,000 पूरा पैसा पूरे साल नहीं यूज किया है। मैंने तो जनवरी में, अगर मेरा ईयर में जनवरी मानता हूं, 1 जैन से स्टार्ट होता है, अगर मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जैन से और एंड होता है 31 दिसंबर को, तो ये पूरे 12 महीने होते हैं। तो मैंने जो पैसा निकाला है, पहला जो पैसा 10,000 रुपए निकाला है, वो 1 जैन को निकाला होगा। दूसरा पैसा मैंने जो निकाला है वो 1 फेब को निकाला होगा, क्योंकि मैंने हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला है पैसा। तो हर महीने के मैंने अगर स्टार्टिंग में निकाला है, तो ये 1,20,000 में पूरे साल यूज ही नहीं कर पाऊंगा। कैसे यूज किया मैंने अगर सपोज 1 जनवरी को, 1 जैन को मैंने निकाला है 10,000 रुपए, बराबर है, करेक्ट है सर। तो मेरे को इसमें गड़बड़ लग रहा है सर। तो 1 जनवरी को 10,000 रुपए निकाले, फिर आपने क्या बोला? हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला है, कितना रुपया? 10,000 रुपए हर महीने के स्टार्टिंग में। हर महीने का स्टार्टिंग मतलब क्या होता है? हर महीने का स्टार्टिंग मतलब 1 जन, 1
फर्स्ट फेब को भी 10,000 निकाला, फिर 1 मार्च को भी 10,000 निकाला, एंड सो ऑन। मतलब लास्ट वाला पैसा आपने कब निकाला होगा? 1 दिसंबर को 10,000 रुपए निकाले। बोले बराबर बात बोला यार तू तो। मतलब मैंने 1,20,000 पूरे साल यूज नहीं किया है, ये वाला पैसा 12 महीने यूज किया है। 1 जनवरी को निकाला और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो ये पैसा तो मैंने 12 महीने यूज किया है। लेकिन 1 फरवरी को जो पैसा निकाला है उसको यूज करते करते तो मेरे को 11 ही महीने हुए, ओनली 11 मंथ्स। ये पैसा यूज करते करते मेरे को 10 ही महीने हुए, तो पूरे 12 महीने का ब्याज मेरे से कैसे ले रहे हो तुम? नहीं चलेगा, मुझे गलत लग रहा है सर, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मैं 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो फिर इसको कैसे किया जाए? तो ये 1 जनवरी को 10,000 निकाला, मतलब ये नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, आपने ड्राइंग्स कितने महीने यूज किया है? ये 12 महीने पैसा यूज किया आपने, क्योंकि 1 जनवरी को आप निकाल रहे हो और आपका ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, और 31 दिसंबर को आपको प्रॉफिट मिलेंगे, उसी प्रॉफिट में से आपका ये ड्राइंग्स का पार्ट कट जाएगा और बाकी का बैलेंस आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर सपोज आपका प्रॉफिट था 2 लाख रुपया, मतलब आपको 2 लाख रुपया मिलने वाला था, पार्टनर ए को 2 लाख मिलने वाला था, इसमें से उसने 1,20,000 का ड्राइंग किया था, तो वो 1,20,000 माइनस हो जाएगा, यानी आपको फर्म कितना देगी? 80,000। इसका मतलब ये 1,20,000 आप फर्म को वापस कब दे रहे हो? दिसंबर में। यानी आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पैसा यूज करने वाले हो। कौन सा वाला? 1 जनवरी वाला। फिर 1 फरवरी को जो पैसा निकाला वो वापस कब करने वाले हो? दिसंबर में, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पैसा आप कितने महीने यूज करने वाले हो? 11 महीने। अब 1 मार्च का जो पैसा है वो कब मिलने वाला है? वो कितने महीने यूज करोगे आप? खाली 10 महीने, क्योंकि 1 मार्च को निकालोगे, आप गिनोगे हाथ पे, मार्च में पैसा निकाला, दिसंबर में वापस किया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपको कितने महीने आ रहे हैं? 10 मंथ्स। हाथ पे काउंट करोगे तो आपको 10 महीने आएंगे। देन आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह, तो क्या होते जाएगा? 9 होते जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड लास्ट में 0 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। और दिसंबर में अगर आपने पैसा निकाला तो कितना महीना होगा? 1 मंथ। मतलब हमने पूरे 12 महीने पैसा यूज नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा कि कितने ऑन एन एवरेज महीने हमने पैसा यूज किया है। तो ऑन एन एवरेज कितना महीने पैसे यूज किया वो कैसे निकलेगा सर? पहला ड्राइंग 12 महीने यूज किया, दूसरा ड्राइंग एवरेज कैसे निकालते हो तुम लोग? रे एवरेज कैसे निकाला? एवरेज निकालने को नहीं आता ना, सम करने का, सबको प्लस करने का, डिवाइड बाय नंबर। अब आपके 12 महीने तो डिवाइड बाय 12 होगा, लेकिन ऊपर का जो ऑब्जर्वेशन है वो सब लिखना पड़ेगा। 12 महीने यूज किया पहला पैसा, 11 महीने दूसरा पैसा, देन 10 महीने, देन बोलो 9 महीने, देन 8 महीने, देन 7 महीने, देन 6 महीने, देन 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप कैसे मीन निकालते थे? 10वीं में मीन निकाला होगा आपने, एवरेज, तो ये सबको प्लस करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन? 12 महीने तो 12 ऑब्जर्वेशन, सो डिवाइड बाय 12, सो इट विल बी, ये सब प्लस करोगे सो यू विल गेट 78। हाउ मच? 78। आप प्लस कर लेना आराम से, घर पे आराम से बैठ के, डिवाइड बाय 12, so it is answer is 6.5 months. That means you are using this money, that is 1,20,000 rupees only for 6.5 months. If you are using it for 6.5 months, your interest will reduce. ये 12,000 नहीं देगा, मैं 12,000 क्यों दूं? मैंने इतना यूज ही नहीं किया। मैंने कितना यूज किया है? खाली 6.5 महीने। अगर मैंने पैसा 6.5 महीने यूज किया तो मैं 6.5 महीने का ही इंटरेस्ट दूंगा, उसके ऊपर नहीं दूंगा। अरे यार बात तो तूने बराबर बोली, एकदम परफेक्ट जा रहा है। तूने पैसा 6.5 महीने यूज किया, पूरा यूज ही नहीं किया, तो आप नहीं देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पे 12 महीने की जगह पे 6.5 मंथ्स आएगा, मतलब ये 12,000 रुपए नहीं जाएंगे आपके, मतलब ये कैलकुलेशन था वो गलत था। यहां पे आपको 12 महीने की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 6.5। व्हेन यू राइट 6.5, नाउ द कैलकुलेशन विल चेंज। आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 6,500। आप जो इंटरेस्ट 12,000 पे करते, लेकिन आपका इंटरेस्ट जाना कितना चाहिए? खाली 6,500, एकदम परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ आपका जो
ड्राइंग्स है वो बिगिनिंग यानी हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला है। नाउ दिस मेथड इज एक्चुअली थोड़ा लेंदी, ये जो मैंने यहां पे लिखा है वो थोड़ा लेंदी मेथड है। आई विल गो फॉर अ शॉर्टकट मेथड जिससे आप और भी आगे के चीजें कर सको। वो कैसे बताता हूं मैं, देखो यार ध्यान से। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हो IOD, और वो स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ है, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में अगर आप इन ड्राइंग्स निकाल रहे हो और इंटरेस्ट पे करना है तो कैसे करोगे आप? मंथ्स आपको ना काउंट क्या करना है, मंथ्स काउंट करना है। मेन चीज मंथ्स आपको आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला है क्या 10,000 इंटू 12 इंटू 10/100 ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आपको मेन चीज है मंथ्स आना चाहिए। और वो मंथ्स कैसे निकलेगा? आपको एक याद रखना है कि आपने जो सबसे पहला ड्राइंग किया वो कितने महीने यूज किया? पहला ड्राइंग, पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया? बोलो पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया? 12 सबसे पहले, सो यू विल राइट 12। लास्ट वाला ड्राइंग कितने महीने यूज किया? बोलो 1 महीना। तो आपको यह पता होना चाहिए पहला ड्राइंग कब कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं। तो लास्ट ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं 1 दिसंबर को, इसको वापस दे देंगे 31 दिसंबर को, यानी 1 ही महीना यूज हो रहा है। अगर 1 महीना यूज हो रहा है तो +1 करो, इधर एवरेज निकालो। इसका एवरेज कैसे होगा? 2 ही नंबर है ऊपर, डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 13 डिवाइड बाय 2, इट इज 6.5। सो इट इज अ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, मतलब उतना लंबा जाने का नहीं कि 12 + 11 + 6 + 8 + इतना सारा नहीं करने का अपने को। शॉर्टकट मतलब पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, लास्ट वाला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज करेंगे उसका तो आपको मिल जाएगा। नाउ अगर आपको ये समझ गया है, अगर आपको ये चीज समझ गई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद कैसे रखने का, तो आप मेरे को मिडल का बता सकते हो। हर महीने के, ये स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ था, अभी हम मंथ्स निकाले गए। मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर आपने ड्राइंग्स किया तो मिडल ऑफ एवरी मंथ, मैं क्या बोल रहा हूं, मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या? मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के मिडल में। अब मेरे को बताओ, आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है जैन से और 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो पहले मंथ का मिडल क्या होगा? पहले मंथ का मिडल क्या होगा? पहले मंथ का मिडल होगा 15 जनवरी। आपको पहले और लास्ट वाले मंथ का मिडल ही चाहिए, फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का। तो पहले मंथ का मिडल होगा 15 जैन। अगर आप 15 जैन को पैसा निकालते हो और ये पैसा दिसंबर में वापस करते हो, तो आपने ये पैसा कितने महीने यूज किया? तो कोई बोलेगा सर 15 दिन छोड़ दो ना, पूरे 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 15 दिन छोड़ दो, क्योंकि 15 दिन बाद में पैसा लिया है, तो सर 11.5 महीने हो जाएंगे, 11.5 मंथ्स हो जाएंगे। अगर 11.5 मंथ्स हो गए, ठीक है, ये पहला वाला ड्राइंग्स निकाला। अब लास्ट वाला ड्राइंग कब निकालोगे? सर दिसंबर में निकालेंगे, लेकिन दिसंबर में कब निकालोगे? दिसंबर के मिडल में निकालोगे, क्योंकि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि हर महीने के मिडल में आप पैसा निकालो। तो लास्ट वाला ड्राइंग कब निकलेगा? लास्ट वाला ड्राइंग निकलेगा मिडल ऑफ दिसंबर। मिडल ऑफ दिसंबर मतलब 15 दिसंबर। 15 दिसंबर मतलब 15 दिसंबर को पैसा लोगे, 31 दिसंबर को पैसा वापस कर दोगे, यानी कितने महीने यूज हुए? आधा महीना। आधा महीना मतलब 0.5 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालना है आपको, इज इक्वल टू 12/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। अगर आपका ड्राइंग हर महीने के मिडल में निकला है तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे, यानी आपने पैसा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही यूज किया है। आई होप यू आर गेटिंग इट, बिकॉज ये बहुत सारे ऐसे चीजें आने वाली है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की चीजें आप बहुत इजीली कर लोगे। क्या करना क्या है? पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, लास्ट वाला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, उसको डिवाइड करो और डिवाइड बाय 2 करो, प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। अगर आपको ये चीज समझ गई है तो एंड वाली बहुत ईजी होगी, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ। आप बताइए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर ये 2 चीज समझ में आ गई, तो तीसरा एंड ऑफ एवरी मंथ कैसे निकालेंगे? सर पहला ड्राइंग जनवरी में करेंगे, लेकिन जनवरी के एंड में, जनवरी के एंड में मतलब 31 जनवरी। 31 जनवरी को पैसा निकालेंगे और दिसंबर में वापस करेंगे, तो कितना महीना हो गया? 11 महीने। प्लस लास्ट वाला ड्राइंग कब करेंगे? वो लास्ट मंथ के एंड में। लास्ट मंथ का एंड मतलब दिसंबर में ही ले लेंगे, दिसंबर एंड में, और दिसंबर एंड में वापस कर देंगे। 31 दिसंबर को पैसा लेंगे, 31 दिसंबर को वापस करेंगे। आपने कितने महीने यूज किया? 0, कुछ भी महीने यूज नहीं किया। डिवाइड बाय 2,
दैट इज 11 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स के लिए ही पैसा आपने यूज किया है. सो दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड. और मेन क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ आपको जो गड़बड़ी थी, जो एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया था, वो था ये जो मंथ्स है वो बराबर लिखने का. अगर आपने 12/12 लिख दिया तो आंसर रॉन्ग होगा. जितने महीने एवरेज पैसा यूज किया है वो आपको लिखना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड. एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं किया मैंने. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ये चीज. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में सबसे मेन रोल क्या प्ले करता है, देखो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था, देखो यहां पे मैं बताता हूं. 10,000 रुपए आप हर महीने निकाल रहे हो. अगर आप 10,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो, आईओडी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, 10,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, 12 महीने पैसा निकालोगे. इंटू रेट कितना था 10/100 इंटू सबसे मेन है ये, नीचे डिवाइड बाय 12 आएगा हमेशा. सबसे मेन है ये वाला फैक्टर, ये और ये आपको ऐसे याद रखना है. मतलब अगर आपने ये गलत लिखा तो सब गलत हो जाएगा. यानी अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में निकालो तो यहां पे 6.5 आएगा. अगर मिडल में आप पैसा निकाल रहे हो तो यहां पे 6 आएगा. अगर आप एंड में पैसा निकाल रहे हो तो यहां पे 5.5 आएगा. दिस इज द मेन हीरो. आईओडी निकालने के लिए मंथ्स मेन हीरो है. अगर आपने ये हीरो को सेट कर लिया तो सब हो जाएगा आपका. आपको एकदम इजी लगेगा चैप्टर, यानी बहुत इजी आएगा आपको. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मंथ्स. Then using that months you can easily calculate. Now अगर मैं बोलता हूं आपको सर 10,000 की जगह एक काम करो ना, महीने का 20,000 निकाला हमने तो 20,000 लिख दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली मेन जो रहेगा ये वो रहेगा इंपॉर्टेंट. अगर मैं बोला आपको हर महीने के मिडल में 20,000 निकाला तो आप क्या करोगे, 20,000 इंटू 12 वो तो वही रहेगा, 10/100 भी वही रहेगा. लेकिन अगर आपने मिडल में निकाला है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6. और अगर आपने ये पैसा एंड में निकाला है तो आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 5.5. I hope you are getting it. This is crux of this thing. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मंथ्स का ये क्रक्स है. अगर ये आपको आ गया तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको ये चैप्टर आ जाएगा. क्योंकि इसमें ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट चिल्ड्रंस डू, यू नो, टीचर बोलती है याद कर लो रे, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ्स, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, ये 3 होता तो याद हो जाता है. ऐसे 20-30 ना नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे. अगर आप 20-30 नंबर याद करोगे तो कहीं ना कहीं भूल ही जाओगे. इससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट याद रखो, भूलोगे नहीं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया और लास्ट वाला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो. दैट्स इट. आई होप दिस इज क्लियर. अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आई हैव मोर इजी ट्रिक टू मेक यू अंडरस्टैंड. कमेंट करना कि भाई नहीं समझ में आया, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू विद अ इजी एंड मोर इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मंथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आया है. ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको एक और चीज पे लेके जाता हूं, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हर महीने के, ये तो हर महीने वाला था, एवरी मंथ वाला था. अगर मैं बोलता हूं यही ड्राइंग्स आप क्वार्टरली करो तो, सर क्वार्टरली, क्वार्टर सुना था, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर का पता ही नहीं है. सो व्हाट इज क्वार्टर. क्वार्टर का मतलब, अगर आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश 10वीं में पढ़ा है, मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने. साल में 4 क्वार्टर होते हैं. अगर मैं बात करूं 12 महीने हैं तो इसमें 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, यानी 3 months 1 क्वार्टर. तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी पार्टनर्स क्या करे, बोले हर महीने पैसा नहीं लेते यार, क्वार्टरली लेते हैं. क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक बार पैसा लेंगे. तो हर 3 महीने में एक बार पैसा लेंगे, यानी इट इज कॉल्ड एज क्वार्टरली ड्राइंग. क्वार्टरली ड्राइंग्स. इफ आई टॉक अबाउट क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स में वापस या तो ऐसा होगा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा निकालेगा, या तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालेगा, या तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर निकालेगा. फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा. लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि क्वार्टर्स कहां से कहां स्टार्ट होते हैं. अगर ये ईयर पकड़ोगे आप तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 Jan और एंड होगा 31 March पे. मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर है 3 महीने का. देन दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड क्वार्टर 1
अप्रैल से स्टार्ट होगा और 3 महीने गिनते जाओ, मतलब ऐसा कोई रट्टा मारने के 3 महीना गिनो, जैन फेब मार्च 3 महीने हो गए। सर कोई बोलेगा क्या कर रहे हो सर, ये आपने रट्टा मार के आए, हमको नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल है, 3 महीने लो ना, जैन से 3 महीने लो, मार्च आ गया, फिर अप्रैल मई जून, तो 30 जून तक आ गया, 30 जून। देन थर्ड क्वार्टर अगर आपको निकालना है तो जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी जुलाई से स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और 30 सितंबर को खत्म होगा। और लास्ट वाला फोर्थ क्वार्टर जो स्टार्ट होगा वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 दिसंबर। दिस इज द 4 क्वार्टर्स, ये 4 क्वार्टर्स है। तो ये 4 क्वार्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पार्टनर्स निकाल रहे हैं स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, पैसा निकाल रहे हैं स्टार्ट और बिगिनिंग, हाँ बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग बिगिनिंग भी बोलते हैं, तो बिगिनिंग बोलो, उसमें कुछ नहीं है। स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या होगा, चलो मेरे को एक बात बताओ। मैंने आपको बोला है कि मंथ में भी मैंने आपको बताया था कि पहला मंथ और लास्ट मंथ, पहला बार जब पैसा निकाला वो गिनो कितने महीने यूज किया, और लास्ट बार जब पैसा निकाला वो गिनो। इधर भी वही होगा कि आपने जो फर्स्ट क्वार्टर में पैसा निकाला वो देखो और लास्ट क्वार्टर में देखा वो देखो, दो ही देखना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अगर आपने, मैं बोलता हूं स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा निकाला, स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में। व्हाट इज पहला क्वार्टर का बिगिनिंग, कहां से स्टार्ट होता है पहला क्वार्टर का बिगिनिंग, 1 जैन से स्टार्ट होता है। तो 1 जैन को पैसा निकाला और पैसा तो आप दिसंबर तक यूज करने वाले हो, तो कितने महीने यूज हो गया, 12 महीने यूज हुआ पैसा। दूसरा ड्राइंग मतलब लास्ट वाला ड्राइंग कब करोगे, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। वाई लास्ट क्वार्टर, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो, देखो पहला पैसा निकालोगे आप 1 जैन को, दूसरा पैसा निकालोगे 1 अप्रैल को, तीसरा निकालोगे 1 जुलाई को, चौथा पैसा निकालोगे आप 1 अक्टूबर को। यानी मैंने आपको पहले बोला था कि पहला पैसा जब निकालते हो और लास्ट वाला पैसा निकालते हो वही देखना है आपको। तो पहला पैसा निकाला 12 महीने यूज किया, लास्ट वाला पैसा आप कब निकालोगे 1 अक्टूबर, और यूज कब तक करोगे, दिसंबर। यानी आप कितने महीने यूज कर रहे हो, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2, इट इज 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मंथ्स, 7.5 months on an average you are using the money. Next, इसी तरह अगर हम बात करेंगे middle of every quarter. If it is middle of every quarter, how it will be calculated? मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है सर, हर पहला क्वार्टर के मिडल में पैसा निकाला वो कितना महीने यूज किया, और लास्ट क्वार्टर के मिडल में निकाला फर्स्ट और लास्ट रूल, फर्स्ट लास्ट रूल, ये ध्यान रखने का आपको, इट इज फर्स्ट लास्ट रूल। तो पहला ड्रॉइंग्स आप निकालोगे पहले क्वार्टर के मिडल में, वैसे साहब पहले क्वार्टर के मिडल में, इसका मिडल में आएगा 15 फेब, और 15 फेब को पैसा निकाल के आप यूज करोगे दिसंबर तक। सो आई विल से 15 फेब से दिसंबर अगर आप काउंट करोगे तो इट इज 10.5 मंथ्स, प्लस फर्स्ट और लास्ट के क्वार्टर के मिडल में, मिडल देखने का और फर्स्ट और लास्ट देखने का। तो लास्ट क्वार्टर के मिडल में, लास्ट क्वार्टर का मिडल है 15 नवंबर आएगा इसके बीच में। 15 नवंबर का मतलब आप पैसा यूज कर रहे हो, 15 नवंबर को निकाल के दिसंबर को रिटर्न कर दोगे आप पैसा, तो आप यूज कर रहे हो 1.5 मंथ्स के लिए, दैट इज डिवाइड बाय 2 होगा। सो इट विल बी 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स, यानी आप पैसा सिर्फ ऑन एन एवरेज यू आर यूजिंग फॉर 6 मंथ्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंड, अगर मैं एंड की बात कर रहा हूं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब फर्स्ट लास्ट रूल, फर्स्ट क्वार्टर का एंड मतलब आप पैसा 31 मार्च को निकाल रहे हो, और पैसा यूज कहां तक कर रहे हो, दिसंबर तक यूज कर रहे हो, मतलब आप पैसा यूज करोगे 9 मंथ्स, प्लस फर्स्ट के एंड में, लास्ट के भी एंड में निकाल रहे हो आप, लास्ट का एंड मतलब 31 दिसंबर, आप 31 दिसंबर को पैसा निकालोगे, 31 दिसंबर को हिसाब होगा, पैसा वापस कर दोगे, आप 0 मंथ्स यूज कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.5 मंथ्स के लिए आप सिर्फ पैसा यूज कर रहे हो। सो स्टार्ट मिडल एंड ऑफ एवरी क्वार्टर अगर आया, तो स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर आया तो आप ऑन एन एवरेज यूज करोगे पैसा 7.5 मंथ्स के लिए, मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर रहेगा तो 6 मंथ्स के लिए, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर रहेगा तो 4.5 मंथ्स ऑन एन एवरेज यू आर यूजिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, क्योंकि अभी मैंने आपको 6 मंथ्स सिखाया है। एक था 6.5 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ्स होता है, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ्स होता है। देन क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो स्टार्ट मिडल एंड 7.5 6 5 4.5, मतलब आपको 6 मंथ्स तो याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी और 20-25 मंथ्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आप याद करते हो तो। अगर कॉन्सेप्ट से जाते हो यानी इस कॉलेज फर्स्ट लास्ट रूल, अगर आप मेरे फर्स्ट लास्ट रूल से जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, इट विल बी कॉन्सेप्चुअली रिमेंबरिंग, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली याद रहेगा कि
कितना आएगा, क्योंकि ये मंथ्स याद करना बहुत ही मुश्किल है। 6.5, 5.5, 7.5, 6, 4.5 सब जंबल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप रट्टा मारोगे तो रट्टा नहीं मारने का, ये बराबर जो कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट क्लास रूल बताया उसके हिसाब से चलो। इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखो मेरे सामने कोई है नहीं, आप ही हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने का, और मैं और भी अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा सो दैट यू आर बेस्ट इन अकाउंट्स। सो यू शुड ऑलवेज लाइक शेयर दिस थिंग्स ताकि मैं अप्रिशिएटेड रहूं और अकाउंट्स विद एएस आगे बढ़े। थैंक यू।